गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज जो क्लास है ना, कोशिका का। कोशिका में अभी तक हम लोगों ने वितरण के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग जो टॉपिक है वो है प्रसारण को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जो आपका जिस प्रकार से विसरण शरीर के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है पदार्थों के परिवहन में, उसी प्रकार से प्रसारण भी एक जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है परासरण के बारे में। ठीक है, जिसे इंग्लिश में ऑस्मोसिस भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। तो क्या होता है ऑस्मोसिस यानी कि परासरण, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, कह रहा है कि जो जीवित कोशिकाएं होती हैं उनमें विसरण की तरह ही एक और प्रक्रिया होती है या एक और क्रिया होती है जिसके तहत में पदार्थों का परिवहन होता है। ठीक है, जिसे कि हम लोग परासरण कहते हैं। ठीक है, या ऑस्मोसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जल जो होते हैं अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से, जल या विलय, ठीक है ना, दो चीज की बात की गई है, एक तो जल और दूसरा विलय की बात की गई है। तो जल या जो विलय होंगे ये अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होते हैं। यानी कि अगर कोशिका के बाहर मान लीजिए जल है तो उसका सांद्रता अधिक होगा, और कोशिका के अंदर जल अगर कम है तो उसकी सांद्रता कम हो गई। तो जल क्या होगा कि कोशिका के जो बाहरी वातावरण है उधर से कोशिका के अंदर की ओर गति करेगी, जिसे कि हम लोग प्रासरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रासरण कहते हैं। ये जो जल के अणु होते हैं, प्रसारण की क्रिया में जो कोशिकाएं होती है वो अर्धपारगम्य चयनात्मक झिल्ली की तरह कार्य करती है। ठीक है, यानी कि जो यानी कहने का मतलब कि जो कोशिका झिल्ली है, ठीक है, या प्रसारण की जो प्रक्रिया होती है, इसमें उन्हीं पदार्थों को कोशिका के अंदर इंटर करने दिया जाता है या कोशिका से बाहर आने दिया जाता है जो कि उनके लिए उपयोगी या अनुपयोगी हो। जैसे शरीर के लिए अगर कोई उपयोगी पदार्थ जिसकी सांद्रता वातावरण में ज्यादा है और कोशिका के अंदर में कम है, तो उन्हें वो इंटर करने देंगे अंदर की ओर। और अगर कोई पदार्थ जो कोशिका के अंदर बना है जो कि अनुपयोगी है कोशिका के लिए, तो अगर उस अंदर बना है तो उसका सांद्रता अंदर ज्यादा होगा, बाहर में कम होगा। तो इससे क्या होता है कि जो अंदर में ज्यादा पदार्थ हो गए वो सांद्रता उसमें अधिक होगी तो वो बाहर की ओर गति करेंगे। ठीक है, तो कम सांद्रता वाले सॉरी अधिक सांद्रता वाले से कम सांद्रता वाले की ओर जो गति होती है वो प्रसारण की क्रिया में काउंट की जाती है, यानी कि उसे गिना जाता है। ओके, इसी में है कि जो जल या विलायक होते हैं ये अर्धपारगम्य या फिर चयनात्मक झिल्ली के द्वारा होने वाले विसरण को, ये कैसी विसरण है? ऐसी विसरण प्रक्रिया है जो कि अर्धपारगम्य या फिर चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा होती है ना, उसे हम लोग प्रासरण कहते हैं। ठीक है, प्रासरण जो होता है यह मुख्यतः 3 प्रकार के विलयन में होता है। कितने? तो 3 प्रकार के विलयन में प्रासरण की क्रिया होती है। ठीक है ना, इसमें जो पहला नंबर है जिसे कि हम लोग अल्प प्रसारी विलयन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अल्प प्रसारी विलयन। समझेगा कि अल्प प्रसारी विलयन क्या होता है। जैसे सपोज दैट कि किसी कोशिका को ऐसे विलयन में रखा गया है जिसके बाहरी वातावरण में विलयन की जो सांद्रता है वो अधिक है और कोशिका की सांद्रता कम है, कोशिका के अंदर उस विलयन की सांद्रता कम है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि जो विलयन होगा वो कोशिका के अंदर में प्रवेश करेगा। ठीक है, और चूंकि कोशिका के अंदर उसकी सांद्रता कम है, कोशिका के बाहर वातावरण में उसकी सांद्रता अधिक है, तो कोशिका के अंदर में आपको वो विलयन इंटर करेगा, प्रवेश करेगा। ठीक है, ऐसी क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? अल्प प्रसारी विलयन कहेंगे, है ना। ऐसे जो प्रसारण होगा उसे अल्प प्रसारी विलयन कहते हैं। और इसको हम लोग अंतः प्रसारण के नाम से जानते हैं, है ना। वो जो प्रसारण की प्रक्रिया होगी उसे क्या कहेंगे? अंतः प्रसारण। ठीक है, क्योंकि कहाँ हो रहा है? ये अंदर में हो रहा है। ठीक है ना, अंतः प्रसारण, ये अंदर की ओर हो रहा है, इसे इसलिए इसे हम लोग अंतः प्रसारण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर प्रसारण कहते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा कि बाहरी वातावरण में सांद्रता अधिक है, कोशिका के अंदर सांद्रता कम होती है। इसकी वजह से बाहरी वातावरण से अंदर की ओर में यानी कि कोशिका के अंदर की ओर में पदार्थ प्रवेश करते हैं
और अंदर के कुछ पदार्थ जो है वो बाहर भी निकलते हैं इस समय में, है ना। तो इससे क्या होता है कि कोशिका जो होती है वो फूल जाती है ना। कोशिका क्या होती है, फूल जाती है। जैसे अगर आप किशमिश को पानी में डाल दें, ठीक है, और कुछ देर के लिए छोड़ दे, तो आप देखेंगे कि किशमिश फूल गया है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस जगह पे अंतः प्रसारण की प्रक्रिया होती है और वहां पे अल्प प्रसारी विलयन होता है। अल्प प्रसारी विलयन कोशिका के अंदर यानी कि किशमिश के अंदर में पानी की मात्रा कम होती है, बाहर में पानी की मात्रा अधिक होती है, इनकी अधिक सांद्रता होती है। तो अंदर की ओर जो है पानी इंटर करता है, जिसकी वजह से कोशिका क्या होती है या किशमिश क्या होती है कि फूल जाती है, तो वो अंतः प्रसारण होती है, ठीक है। दूसरा होता है समप्रसारी, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा में आपका समप्रसारी, ठीक है ना, समप्रसारी विलयन। अब इसमें क्या होता है समप्रसारी विलयन में, देखिए यह ऐसा कंडीशन, वैसा विलयन जिसमें कि कोशिका को अगर किसी विलयन में डाला जाए तो वहां पे जो सांद्रता है कोशिका के बाहर और कोशिका के अंदर, ठीक है, दोनों जगह पे विलयन की सांद्रता समान होगी। कोशिका के अंदर भी और कोशिका के बाहर भी विलयन की जो सांद्रता होगी वो क्या होगी, समान होगी। जिसकी वजह से अगर जल है या कोई भी विलयन है तो विलयन अंदर की ओर जितना जाएगा उतना ही वो बाहर भी आएगा, है ना। जितनी मात्रा में कोशिका के अंदर जल जाएगा उतना ही मात्रा में कोशिका से बाहर जल आएगा। इसकी वजह से क्या होता है कि जो कोशिका होता है ना तो फूलता है ना तो सिकुड़ता है, वो वैसे का वैसा ही बना रहता है। वैसे विलयंस को हम लोग समप्रसारी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो समप्रसारी विलयन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए एक तरह से तो यहाँ पे कोई प्रकार की गति ही नहीं हो पाती है ना। ना अंदर की ओर गति हो पाती है ना बाहर की ओर, क्योंकि जितना गया उतना न्यूट्रल हो गया इस कारण से। एंड तीसरा जो नंबर है वो आपका है अति प्रसारी विलयन, है ना। तीसरा क्या है, अति प्रसारी विलयन। अति प्रसारी प्रसारी विलयन, इसमें क्या होता है कि जो विलयन है, ठीक है ना, जो विलयन है, विलयन में अगर किसी कोशिका को रखा गया है तो इसमें कोशिका के अंदर जो विलयन होगा उसकी सांद्रता बाहर के वातावरण में जो विलयन है उसकी सांद्रता से अधिक होगी। अर्थात कोशिका में ज्यादा विलयन होगा और कोशिका के बाहर ही कम विलयन होगा। इससे होता क्या है कि जो विलयन की जो आदान प्रदान होता है वो कोशिका से बाहर की ओर ज्यादा होता है, कोशिका के अंदर कम होता है। यानी कि कोशिका से ही सांद्रता जो होती है विलयन की वो बाहर की ओर गति करने लगती है। इस कंडीशन से होता क्या है कि जो विलयन होते हैं, सॉरी जो कोशिका होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। जैसे अगर किसी जो बीज है, अगर कुछ बीज को अगर आप धूप में छोड़ देते हैं जो तुरंत निकाला हुआ हो फल से बीज, तो आप देखिएगा कि कुछ दिन बाद या कुछ घंटों के बाद वो बीज सिकुड़ जाता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बीज के अंदर जल की सांद्रता कम होती है और आपके वातावरण में उस वक्त में सांद्रता कम होती है। तो होता क्या है कि जब उसमें से जल जो है वाष्प बन के बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि बाहर की ओर ज्यादा गति हुई, जल बाहर निकल गया, क्योंकि बाहर में जल की सांद्रता कम है, अंदर में अधिक है, कोशिका के अंदर में अधिक है, बीज के अंदर में अधिक है, तो बाहर निकल गया। बाहर निकलने की वजह से वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है। इसे हम लोग इस प्रक्रिया को वही प्रासरण कहते हैं, ठीक है, वही परासरण के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। वही परासरण के नाम से इस प्रक्रिया को जानते, इस क्रिया को जानते हैं। इसमें क्या होता है कि कोशिका से बाहर की ओर में प्रासरण की क्रिया होती है, जिसके वजह से कोशिका सिकुड़ जाती है। तो ये तीन प्रकार के विलयन में प्रासरण आपको देखने को मिला, अल्पप्रसारी विलयन में, समप्रसारी विलयन में और अति परासरी विलयन में आपको ये तीन प्रक्रियाएं देखने को मिला। अब यहाँ पे है कि अभी तक जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे विसरण, तो विसरण में और प्रासरण में क्या अंतर है ना, दोनों में क्या डिफरेंस है, या यूं कहे कि दोनों का महत्व क्या है कोशिका के अंदर में, है ना, क्या कोशिका में। तो आपको क्वेश्चन क्या है, एक है कि ये विसरण है ना, विसरण और प्रासरण, ठीक है, प्रासरण के महत्व, ठीक है। अब कोशिका के अंदर इसके बहुत सारे महत्व हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो इन्हीं दोनों की वजह से होता है। तो सबसे पहले हम लोग विसरण को देखेंगे, ठीक है, उसके बाद प्रासरण को, ये क्या क्या महत्व होता है। तो सबसे पहला जो जीव जगत होते हैं, जीव जगत में विसरण और प्रासरण दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।
यानी कि विसरण और प्रसरण की वजह से ही अधिकतर जीव जगत जो है वो जीवित है, या उनके अंदर जो भी वस्तु है, जो पदार्थ है, उसका आदान प्रदान हो पा रहा है। जैसे कि अगर बात करें तो विसरण की वजह से जो गैस होते हैं, ऑक्सीजन हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, इनका आदान प्रदान कोशिका तथा बाहरी वातावरण से हो पाता है। तो पहला नंबर किसके, विसरण की वजह से आपको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो पा रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है ना, आदान प्रदान हो रहा है, ये पहला। दूसरा नंबर में है कि जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, कोशिकाओं के अंदर, पेड़ पौधे के अंदर पानी की मात्रा अधिक होती है, वो पानी जो है भाप बन के निकलते हैं, तो वो विसरण की वजह से, किसकी वजह से, विसरण। तो वाष्पो उत्सर्जन, ठीक है ना, वाष्पो उत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो भी विसरण की वजह से होती है, पेड़ पौधे में या जीव जंतुओं में भी, ठीक है। तीसरा नंबर में है कि जो कोशिका है, कोशिका अपनी बाहरी वातावरण से पोषण ग्रहण करती है, तो वो विसरण ही मदद करता है, ठीक है। तो पोषण को ग्रहण करने में भी, ठीक है ना, पोषण को क्या करने में, ग्रहण करने में विसरण मदद करता है, ठीक है। अभी तक 3 हुआ, चौथा नंबर विसरण का, ठीक है। चौथा नंबर में विसरण का क्या है कि जो विभिन्न अणुओं को ना, आसपास में जो भी अणु है उनको, अणुओं को कोशिका के भीतर अवशोषण करना या फिर उसको बाहर निकालना, ठीक है। मतलब कोशिका के अंदर कोई अणु लेना है, जल के अणु हो गए या किसी भी पदार्थ के अणु हो गए, उसको लेना हो गया या उसको फिर बाहर निकालना हो गया। इन दोनों प्रक्रिया में विसरण ही संपन्न होते हैं, यानी कि विसरण के द्वारा संपन्न होते हैं, और इसमें ऊर्जा की भी जरूरत होती है ना। क्या होता है कि जो अणु है ना, अणु को अंदर बाहर लेने में, अंदर बाहर करने में, ठीक है ना, क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न हो पाती है, विसरण की क्रिया के द्वारा। तो अभी ये 4 आपको विसरण के क्रिया थे। नेक्स्ट जो 4 अभी और मैं बताऊंगा, ठीक है, वो प्रसरण के बारे में है ना, महत्व है ना, तो 4 इसके महत्व हो गए, 4 उसके महत्व, 8 महत्व हो जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 5वां नंबर देखते हैं अब प्रसरण के बारे में। ये विसरण था खत्म, मतलब खत्म नहीं हो गया, ये 4 टॉपिक उसके बारे में बताया गया। अब प्रसरण समझ लेते हैं। प्रसरण क्या है कि प्रसरण के द्वारा मूल रोम से, जो मूल यानी कि जो जड़ की जो एकदम महीन महीन जो जड़ होते हैं ना, जिसे मूल रोम कहते हैं, तो मूल रोम से जल का अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं, मूल रोम से जल का अवशोषण करते हैं, मूल रोम से जल का अवशोषण, ठीक है ना, जल का अवशोषण। अब ये कौन सी प्रक्रिया, प्रसरण की प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होती है, ठीक है, किसके द्वारा, प्रसरण की प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होती है ये प्रक्रिया। यानी कि जड़ जो है पानी को कलेक्ट कर पाता है संचालित करने के लिए, संचलन करने के लिए, तो वो किसकी वजह से, प्रसरण की क्रिया की वजह से, ठीक है ना। अगला है कि जो पौधे की कोशिकाएं है, पौधे की कोशिका में प्रसरण के द्वारा जल का संचलन होता है, ठीक है, जल का संचलन, ठीक है, जल का संचलन होता है। यानी कि एक कोशिका से लेकर के दूसरी कोशिका पे, दूसरे से तीसरे, यानी कि पूरे पेड़ पौधे के बॉडी में जो आप जल का संचलन देख पाते हैं जाइलम में, ठीक है ना, इसमें जाइलम में, वो प्रसरण की प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, किसकी वजह से, प्रसरण की प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट हो गया 7वां नंबर आपका। तो 7वां नंबर में कह रहा है यहाँ पे कि जो रंध्र होता है, रंध्र के खुलने तथा जो बंद होने की प्रक्रिया होती है, दोनों में, रंध्र के खुलने और बंद होने में जो प्रक्रिया होगी, ठीक है ना, रंध्र के क्या है, खुलने में और बंद होने में, ठीक है ना, बंद होने में कौन सी प्रक्रिया होने में कौन भाग लेता है, तो आपको प्रसरण ही भाग लेता है, कि प्रसरण की वजह से ही पेड़ पौधे के अंदर जो रंध्र होते हैं वो खुलते हैं और बंद भी होते हैं, ठीक है ना। लास्ट नंबर है 8वां नंबर में कि जो पत्तियों में खाद का जो ये होता है, संश्लेषण होता है खाद्य पदार्थ का, यानी कि जो खाद्य पदार्थ बनते हैं, तो पत्तियों से लेकर के वो विभिन्न भागों में,
पेड़ पौधे के विभिन्न भागों में जो खाद्य पदार्थ का परिवहन होता है, संचयन होता है, सॉरी संचलन होता है, वो आपका प्रसरण विधि के द्वारा होता है। तो 8वां नंबर में क्या है, खाद्य पदार्थ का संचलन या परिवहन, ठीक है ना, किसके द्वारा होगा, तो ये आपका होगा फ्लोएम के द्वारा, है ना, किसमें होगा, तो फ्लोएम में होगा। कौन सी प्रक्रिया होगी, तो आपकी प्रक्रिया का नाम है प्रासरण। क्या है, प्रासरण। तो ये आपको क्या था, विसरण और प्रासरण के कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो कि कोशिका के अंदर, शरीर के अंदर में, पेड़ पौधे के शरीर के अंदर में, या मनुष्य के शरीर के अंदर में, या जीव जंतुओं के शरीर के अंदर में कार्य को संपन्न कराते हैं या करते हैं, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कोशिका झिल्ली के महत्व। इतना हम लोग जो पूरा का पूरा पढ़े हैं, इसमें किसके बारे में बेसिकली पढ़े हैं, तो कोशिका के बारे में पढ़े। तो कोशिका के ऊपर में जो झिल्ली होती है, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या है, कोशिका झिल्ली का महत्व के बारे में, ठीक है ना, कोशिका झिल्ली के महत्व के बारे में डिस्कस करना है, या भूमिका के बारे में, क्योंकि इसकी क्या भूमिका रही है। पूरे चैप्टर जो है आपको कोशिका के ऊपर में मतलब जो चैप्टर है वो कोशिका है, तो पूरा का पूरा आपको इसी के ऊपर में डिपेंड करता है। देखिए, तो जो आपकी जो कोशिका झिल्ली है, इसकी भी बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, या फिर यूं कहे कि बहुत अहम भूमिका होती है शरीर के अंदर में। कोशिका झिल्ली के द्वारा ही प्रासरण की क्रिया जो होती है वो संपन्न हो पाती है। अगर कोशिका झिल्ली ना हो तो प्रासरण की क्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी। आपको पहले भी बताया है, जब प्रासरण की आपको परिभाषा बता रहे थे, तो उसमें बोल रहे थे कि क्या है कि अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा जो विसरण होता है उसे प्रसरण कहते हैं। तो झिल्ली कौन सी होगी, यहाँ पे कोशिका झिल्ली की बात हुई। तो ये जो कोशिका झिल्ली है प्रसरण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, यानी कि प्रसरण की क्रिया को संपन्न होने में ही कोशिका झिल्ली एक महत्वपूर्ण क्या कह सकते हैं कि अंग है, ठीक है ना। उसके साथ साथ पदार्थों के परिवहन के लिए जीव तंत्रों में जो परिवहन तंत्र का निर्माण होता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत जल हो गए, खाद्य पदार्थ हो गए, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में, है ना, जैसे हम लोग भोजन करते तो पेट में जाता है, लेकिन पेट में जाने के बाद वो पचता है ना, वहां पे पचता है, पचने के बाद वो हर एक कोशिकाओं में ग्लूकोज के रूप में जाता है। तो कैसे जाएगा, वो परिवहन होकर के जाएगा, ठीक है। तो एक भाग से दूसरे भाग में उसका संवहन होता है, परिवहन होता है, ठीक है। और ये खाद्य पदार्थों का जो परिवहन होगा, संवहन होगा, कम सांद्रता वाले से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होता है। तो इसमें भी कौन भाग लेता है, कोशिका झिल्ली ही भाग लेते हैं, यानी कि कोशिका झिल्ली के द्वारा ही ये कार्य जो होते हैं वो संपन्न हो पाते हैं। जंतुओं में गैस हो गए, पोषक तत्व हो गए, हार्मोन्स हो गए, उत्सर्जी पदार्थ हो गए, जो उपापचयी क्रियाओं के जो फलस्वरूप पदार्थ शरीर के अंदर निर्माण होते हैं, उनको एक भाग से दूसरे भाग में परिवहन इन्हीं कोशिका झिल्ली की वजह से होती है। तो कोशिका झिल्ली की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जीव जंतुओं के अंदर में, ठीक है ना। यानी यूं कह सकते हैं कि पदार्थों के जो परिवहन है, जब उसे परिवहन करना होता है तो कोशिका झिल्ली ही महत्वपूर्ण भूमिका वहां पे निभाता है। यानी कोशिका झिल्ली के बगैर इसके बगैर परिवहन संभव नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती है। एक तो है आपका कि जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ का परिवहन करने में ऊर्जा का आवश्यकता होती है, ठीक है, या ऊर्जा, और दूसरे में क्या होगा कि ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। तो दो टर्मिनोलॉजी है, एक कि पदार्थों के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता अगर नहीं होती है तो इस पदार्थ के परिवहन को हम लोग निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। देखिए, ऐसा परिवहन जिसमें कार्य हो रहा है लेकिन एनर्जी खर्च नहीं हो रहा है, कार्य हुआ लेकिन एनर्जी नहीं, मतलब उसका परिवहन भी हो गया, उसमें एनर्जी भी खर्च नहीं हुआ, तो उसे हम लोग निष्क्रिय परिवहन कहेंगे। क्या कहेंगे, निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। दूसरा जो होता है आपका कि परिवहन जो करना होता है किसी भी पदार्थ का, तो उसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, एनर्जी खर्च होती है, तो उसे हम लोग, जिसमें एनर्जी खर्च होती है, उसे सक्रिय आपका
परिवहन कहते हैं ना, सक्रिय परिवहन के नाम से उसे जानते हैं। तो दो प्रकार के परिवहन है, एक निष्क्रिय और दूसरा कौन सा है, सक्रिय परिवहन। कब होगा, जब ऊर्जा नहीं यूज होगा तो निष्क्रिय परिवहन, जब ऊर्जा का इस्तेमाल होगा, ऊर्जा खर्च होगी तो सक्रिय परिवहन हो गया। ठीक है, बहुत सारे एक कोशिकीय जंतु ऐसे होते हैं जो कि जैसे कि अमीबा है ना, अमीबा में कोशिका झिल्ली लचीलापन होता है, जिसकी वजह से अमीबा क्या होता है कि अपना आकार बदलते रहता है। अगर कोशिका झिल्ली लचीलापन ना हो तो वो अपना आकार बदल नहीं पाए, एक निश्चित शेप में रहेंगे। और अगर अमीबा में ऐसा होगा तो वो बेचारा अपना भोजन ही नहीं ग्रहण कर पाएगा, जिससे कि अंतर्ग्रहण विधि के द्वारा जब वो अपना भोजन ग्रहण करता है तो उसकी जो कोशिका झिल्ली लचीलापन होने के कारण वो अपना स्ट्रक्चर कुछ इस ढंग से बना लेता है कि भोजन जो है सीधे सीधे उसके भोजन रसधानी में चली जाती है। अगर ऐसा ना हो या फिक्स अगर रहता तो अमीबा शायद अपना भोजन ग्रहण नहीं कर पाता। तो पदार्थों को, भोजन को अपने ग्रहण करने के लिए अमीबा में जो लचीलापन होता है कोशिका झिल्ली का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है उसके जीवन यापन करने में, है ना। कोशिका विभाजन में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो कोशिका झिल्ली के द्वारा जो संपन्न होने वाली प्रक्रिया है, अधिग्रहण की प्रक्रिया है, इसे हम लोग एंडोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं, एंडोसाइटोसिस। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि कोशिका झिल्ली के द्वारा अधिग्रहण की जो प्रक्रिया अमीबा में जो संपन्न होती है उसे क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो एंडोसाइटोसिस के नाम से उसे जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा कि जो कोशिका है वो हमारे जीवन की मूलभूत इकाई है, हमारे पूरे बॉडी का, हमारे शरीर के संरचनात्मक इकाई में से एक है। नहीं कि पूरे शरीर जो है उस हमारी कोशिका से बनी हुई है। कुछ शरीर के अंदर जितने भी कार्य होते हैं वो कोशिका में ही पहले संपन्न होते, तभी जाके वो डिफाइन होता है कि अलग अलग जो तंत्र है या ऊतक है वो कार्य कर रहे हैं। यानी कि सबसे पहले उसमें भाग कौन लेता है, कोशिका लेता है। ठीक है ना, तो ये आपको कोशिका जो है हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक मूलभूत इकाई होती है। इसके अंगक भी जो है, जिसमें कि बहुत सारे अंगक, जिसमें कि श्वसन की क्रिया होती है, फिर परिवहन की क्रिया होती है, उत्सर्जन की क्रिया होती है। हर प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करने में कोशिका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और इसमें कोशिका झिल्ली भी अपनी भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा कोशिका कार्य करती है ना, एक पूरे बॉडी में कोशिका इसी ढंग से कार्य करती है जो अभी तक हम लोग पढ़े पूरा चैप्टर है ना, जितना भी 10-11 जो भी मैंने क्लास लिया इस चैप्टर के ऊपर में, ये सारे उसी से रिलेटेड है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये जो चैप्टर होता है यहाँ पे द एंड होता है। हाँ, चैप्टर एंड हो गई है, तो मैं आपसे चाहूंगा कि मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बाई व्हाट्सएप है ना दे दूं, ताकि आप उसको सॉल्व करें और उसी पे आप अपलोड भी कर दे, ताकि मैं वहां पे चेक भी कर लूंगा। और दूसरी बात कि ये चैप्टर तो खत्म हो गई है, मैं आप लोग से बस वही लास्ट रिक्वेस्ट कि जाते जाते इस चैप्टर के एंड होते होते अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, जो लोग इस वीडियो में नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो आपके सामने आता रहेगा। बेल आइकन को जब ऑल पे सेट कर लेंगे तब जब भी मैं डालूंगा आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें कि कोई टाइम नहीं लगता, मैक्सिमम टाइम आपको 2 सेकंड लगेगा। बटन को क्लिक करना है जो कि इस वीडियो के नीचे में आपको बटन सब्सक्राइब का दिख रहा होगा, बस उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।